नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल के लिए और अनेक जो प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनके लिए अव्ययीभाव समास। और अगर हम परिभाषा के अनुसार देखें तो जिसमें प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रायः जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होगी उसको क्या कहेंगे विद्यार्थियों? अव्ययीभाव समास कहते हैं हम। और अव्ययीभाव जो समास है साधारण रूप से समझ लेते हैं कि भाई इसका प्रथम जो पद होता है वो अव्यय होता है या संज्ञा होता है। ये हिंदी की परिभाषा है विद्यार्थियों। हमारे यहाँ जो संस्कृत में है सबसे पहले तो क्या है, एक अधिकार सूत्र होता है। अधिकार सूत्र क्या होता है कि जैसे एक सूत्र है अधिकार सूत्र संहितायाम, संहिता कहते हैं हम संधि को। तो आपने जब संधि प्रकरण पढ़ा है तो आपने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा होगा कि स्वर संधि होती है या फिर हल संधि होती है, इस प्रकार से नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो संहिता सूत्र है उसको पहले कह दिया गया तो हम समझ लेते हैं कि अब ये जो जितने वर्ग सूत्र हैं वे क्या कहलाएंगे? आपके संहिता कहलाएंगे। देखिए एक सूत्र है इसमें अव्ययीभाव। कौन सा सूत्र है? अव्ययीभाव, यह सूत्र है विद्यार्थियों। और ये जो सूत्र है ये मैं आपको बता देता हूं कि ये सूत्र अधिकार सूत्र है विद्यार्थियों। कौन सा सूत्र है? अधिकार सूत्र है ये। अब देखिए जो अधिकार सूत्र होता है उसका अधिकार होता है। आपने पढ़े होंगे सूत्र जो हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। यानी इस प्रकार से जो सूत्र हैं वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। अब यह क्या है? हमारा एक अधिकार सूत्र है। जब आप देखते हैं तो किसी भी सूत्र में पहले क्या लिखा रहता है? अगर अधिकार सूत्र होगा तो अधि लिख रहा होगा, अगर संज्ञा सूत्र होगा तो सा लिख रहा होगा, विधि सूत्र होगा तो वी लिख रहा होगा। और जैसे जैसे है 6 प्रकार के हैं, मैंने आपको गिना दी हैं। अब यह जो अव्ययीभाव सूत्र है यह क्या है? अधिकार सूत्र है। और अधिकार सूत्र है कौन से? द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है विद्यार्थियों। कितने पाद हैं अष्टाध्यायी में? 32 पाद हैं। और अध्याय कितने हैं? 8। तो पहला तो 8 अध्याय, प्रथम पाद, और सूत्र संख्या कितनी है? 5। अब यह सूत्र क्या कहता है? देखिए कि यहां से लेकर के क्या कहता है? यहां से लेकर के तत्पुरुष तक, क्या कहते हैं? यहां से लेकर के तत्पुरुष तक जो समास विधान किया जाएगा, जो समास विधान किया जाएगा उसकी अव्ययीभाव संज्ञा होगी। आपको यह ध्यान रखना है जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें जो समस्त पद बनता है वह हमेशा अव्यय में होता है। यानी उसको अव्यय कर देते हैं, यानी नपुंसकलिंग में होता है वो। अब देखिए यह सूत्र क्या कहता है? एक सूत्र जब आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो एक सूत्र आएगा तत्पुरुषः। ठीक है,
जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है ये। तो यहाँ से लेकर के जब यह सूत्र आएगा ना, तो यहाँ इस सूत्र से लेकर के इस सूत्र तक जितने बार सूत्र लगेंगे और उनसे जो समास होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। यह अधिकार सूत्र होता है। यानी पल पल में आपको प्रत्येक सूत्र में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास करते हैं। बस हमें इस सूत्र को समझ लेना है कि भाई इसका अधिकार चल रहा है तो कौन सा सूत्र है, कौन सा समास होगा हमारा, अव्ययीभाव समास। अब देखिए अव्ययीभाव समास करने वाला हमारे यहाँ जो प्रथम सूत्र है, देखिए वह कौन सा सूत्र है, देखिए सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व्य पश्चात यथा आनपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य और अंत, संपत्ति साकल्यांत वचनेषु और इसका जो नंबर है विद्यार्थियों सूत्र का 216। ठीक है, कौन सा नंबर है, अब देखिए ये जो सूत्र है वह सूत्र क्या है हमारा, अव्ययीभाव जो समास होता है उसका सूत्र है। अब देखिए क्या कहता है यह सूत्र, अव्ययम, अव्ययम का मतलब होता है अव्यय। क्या कहा, अव्ययम के जो अव्यय है, ठीक है। अब अव्यय, अब देखिए इसमें दिए हैं, पहला दिया इसने विभक्ति, दूसरा दिया विद्यार्थियों इसने समीप, तीसरा दिया समृद्धि, चौथा दिया बेरद्धि, पांचवा दिया विद्यार्थियों इसने अर्थाभाव,
छठवां दिया है विद्यार्थियों इसने अत्यय, सातवां दिया है असंप्रति, अत्यय असंप्रति, आठवां दिया है शब्द प्रादुर्भाव, नौवां है पश्चात, दसवां है यथा, 11वां है आनुपूर्व्य, 12वां है योगपद्य, 13वां है विद्यार्थियों सादृश्य, 14वां है संपत्ति, 15वां है साकल्य और 16वां है अंत। ये 16 हैं। ये 16 क्या हैं? अर्थ हैं विद्यार्थियों। तो ये जो समास है उसका अर्थ क्या है कि देखिए, ये समास क्या कहता है कि इन 16 अर्थों में से, क्या कहता है कि इन 16 अर्थों में से, इन 16 अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान, किसी भी अर्थ में वर्तमान जो अव्यय सुबंत, जो अव्यय सुबंत वह समर्थ सुबंत के साथ, वह समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है। अब देखिए, यह जो सूत्र है आपका, जो अव्ययी भाव समास है विद्यार्थियों, वह लगभग इसी सूत्र में पूरा हो जाता है। एक दो सूत्र और आते हैं, जैसे नदी विश्च है, जिसमें नदी का समास हो जाता है संख्यावाची के साथ, और बाकी पूरा जो अव्ययी भाव समास है वह आपका एक ही सूत्र में इसमें पूरा हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है विद्यार्थियों? इसमें यह बात बताई गई है कि ये 16 अर्थ हैं। कौन से? विभक्ति है, समीप है, समृद्धि है, बेरद्धि है, ये क्या हैं? 16 अर्थ हैं। अब इन 16 अर्थों को देने वाला अगर कोई अव्यय हो, 16 अर्थों को देने वाला कोई अव्यय हो तो उसका समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। समर्थ का मतलब होता है जो अर्थ दे रहा हो, और सुबंत आप जानते हैं सुप्तिगंतम पदम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो समास विधि होती है वह पदों के बीच में होती है, और पद भी कैसे होने चाहिए? समर्थ अर्थ वाले। वर्ण विधि संधि में होती है, उसमें समर्थ वाला कोई भी परिभाषा नहीं है, किंतु समास में यह परिभाषा दी गई है कि समर्थ सुबंतों का समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है, और सुबंत क्या होता है? पद होता है। तो इसलिए समास पद विधि है और संधि वर्ण विधि है विद्यार्थियों। अब देखिए, यह जो सूत्र है आपका, ये 16 हैं। अब देखो, मैं एक ले लेता हूं अर्थ, मान लो समीप है, तो देखिए समीप अर्थ में हमारा एक अव्यय है और जिसका नाम क्या है? उप। ठीक है, तो इससे आपका कौन सा बन जाता है? उपकृष्णम। उपकृष्णम बन जाता है। इसी प्रकार से समृद्धि अर्थ में क्या होता है? सह। सो स
छत्रम बन जाता है। तो देखिए ये आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई इन 16 अर्थों में से देखिए, जैसे मान लीजिए पश्चात है, तो पश्चात का क्या होता है? अनु, तो अनु विष्णु ऐसा बन जाता है। फिर देखिए जैसे मान लीजिए यथा है, तो यथाशक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि इन 16 अर्थों को देने वाला कोई भी अव्यय, ठीक है विद्यार्थियों, इन 16 अर्थों को देने वाला कोई भी अव्यय पद के साथ समास को प्राप्त होता है। इतना अर्थ है इसका। अब हम लिख देते हैं, अब वह अव्ययी भाव समास होता है। यह हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? इस सूत्र से। यह जो सूत्र है वह सूत्र हमारा क्या बताता है कि यह जो सूत्र आया हमारा, ये किसके अधिकार में काम कर रहा है? अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव के अधिकार में काम कर रहा है, इसलिए हम कह देंगे यह अव्ययी भाव समास होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों हमारा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। कौन सा सूत्र है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह सूत्र है विद्यार्थियों। और यह सूत्र क्या कहता है? देखिए समास विधायक सूत्र में इसका अर्थ है, समास विधायक सूत्र में समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद तद्बोध्य की उपसर्जन संज्ञा हो। ठीक है विद्यार्थियों, यह इसका अर्थ हो गया प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो सूत्र है विद्यार्थियों, उसको जब आप पढ़ेंगे तो इसने क्या कहा है कि समास विधायक सूत्र में, अब जैसे आपका यह समास विधायक सूत्र है अव्यय विभक्ति वाला, फिर प्रथमा विभक्ति, अब यह जो प्रथमा विभक्ति किस में आ रही है? अव्यय में। तो प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद है तो कौन सा है? अव्यय है। तो जो पद है और उसका बोध्य की उपसर्जन संज्ञा होती है, और उसका जो ज्ञान करा रहा है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। क्या? देखिए जैसे मान लीजिए पढ़ा हमने कृष्ण प्लस गस प्लस उप, यह है। अब आपको पता है यह जो उदाहरण है अव्ययी भाव का है, तो अव्ययम प्रथमा से निर्दिष्ट है, और इस उदाहरण में अव्यय कौन सा है? उप, और उप है, इसलिए इस सूत्र से इस उप की क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा जानते हैं आप किसको कहते हैं? संज्ञा कहते हैं हम नाम को। कोई भी जो नाम होता है उसको कहते हैं हम उपसर्जन। तो आप इसमें लिख देंगे
प्रकृत सूत्र से उप की उपसर्जन संज्ञा। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। समास का टॉपिक ऐसा है जो आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ विद्यार्थियों कि इसको एक बार पढ़ने के बाद आपके मन में ये विचार नहीं रहेगा कि हमसे समास नहीं आते। अब देखिए, एक है सूत्र उपसर्जनम पूर्वम, यह सूत्र है विद्यार्थियों, और इसका अर्थ होता है समास में उपसर्जन संज्ञक। क्या अर्थ है? समास में उपसर्जन संज्ञक पहले प्रयुक्त करना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है कि कोई भी सूत्र होगा जो क्या कर रहा है, समास कर रहा है, तो उस सूत्र में प्रथमा व्यक्ति, जैसे इसमें अव्ययम है प्रथमा व्यक्ति, उससे जिसका ज्ञान हो रहा है, जैसे अव्यय है, तो जब आप उदाहरण में देखेंगे तो उसमें अव्यय ढूंढेंगे और अव्यय की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा। और उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम क्या कहता है कि उस उपसर्जन संज्ञा का पहले प्रयोग हो जाता है। देखिए, आपने पहले पढ़ा था क्या, कृष्ण प्लस गस प्लस उप। आपने ये जो सूत्र था प्रथमा निर्दिष्टम से उपसर्जन संज्ञा कर ली थी उप की उपसर्जन संज्ञा। ठीक है विद्यार्थियों, अब उसके बाद देखिए उपसर्जन संज्ञा उप की हुई थी, तो आप इस सूत्र से क्या करेंगे, इसका पहले प्रयोग कर देंगे और स्थिति हो जाएगी ऐसे, उप प्लस कृष्ण प्लस गस, और आप लिख देंगे उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र है विद्यार्थियों, अव्ययी भावश्च। कौन सा सूत्र है? अव्ययी भावश्च, और इसका अर्थ है अव्ययी भाव समास भी अव्यय संज्ञक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अव्ययी भाव जो समास है वो कैसा हो जाता है आपका,
अव्यय संज्ञक हो जाता है, यानी अव्यय संज्ञा हो जाती है उसकी। कोई भी जो अव्ययी भाव समास होगा, ये जो सूत्र है हमारे व्याकरण में 2 बार आता है, तो एक बार जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ तो ये नपुंसक संज्ञा करता है, और एक बार जब इसका प्रयोग करते हैं तो यह अव्ययी भाव संज्ञा करता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो एक सूत्र और है विद्यार्थियों, फिर उसके बाद हम सिद्धि करेंगे। सूत्र है अव्ययादाप, ये सूत्र है विद्यार्थियों सुपः, ठीक है, अव्ययादाप सुपः। यह सूत्र क्या कहता है कि अव्यय से विधान किए गए आप और सुप प्रत्ययों का, क्या कहता है, अव्यय से विधान किए गए आप और सुप प्रत्ययों का लोप होता है। यह समास प्रकरण के सूत्र नहीं है विद्यार्थियों, ये पहले आ जाते हैं, किंतु आपको इनका अर्थ पता नहीं होगा, इसलिए यह मुझे लिखने पड़ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हैं इसके बाद हम सिद्धि करेंगे, और सिद्धि करने के बाद फिर जो नए सूत्र आएंगे उनको लिखते रहेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आपके मन में तनिक भी यह संदेह नहीं होगा कि समासों में क्या दुविधा है, समास हमारी समझ में नहीं आए। प्रक्रिया से लेकर के जो भी प्रक्रिया होती है, जो समास जिस प्रकरण में आता है, वह सब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ते रहें, रजिस्टर तैयार कर लें। आपने वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।